साल था 1540। राजस्थान की अरावली की ऊंची पहाड़ियों के बीच खड़ा था कुंभलगढ़ का किला। दिन 9 मई को उस किले में पैदा हुआ एक बालक, जिसका नाम रखा गया प्रताप। यह वही प्रताप थे जो आगे चलकर हिंदुस्तान की मिट्टी के सबसे बड़े योद्धा बने, महाराणा प्रताप। उनके पिता महाराणा उदय सिंह थे और माता का नाम रानी जयवंताबाई। प्रताप बचपन से ही वीर, स्वाभिमानी और निडर थे। उनकी पहली गुरु माता जयवंताबाई ही थीं, जिन्होंने उन्हें बचपन से ही वीरता, स्वाभिमान और मातृभूमि के प्रति प्रेम की शिक्षा दी। माता जयवंताबाई भगवान श्री कृष्ण की भगत थीं। उन्होंने शुरू से ही प्रताप को भगवान श्री कृष्ण व महाभारत की युद्ध कलाओं के बारे में ज्ञान दिया। उन्होंने प्रताप को सिखाया कि चाहे परिस्थितियां कितनी ही कठिन क्यों ना हो, व्यक्ति को सदा धर्म के मार्ग पर चलना चाहिए। जब प्रताप की आयु लगभग 8 से 9 वर्ष की हुई, तब महाराणा उदय सिंह ने निर्णय लिया, अब समय आ गया है कि प्रताप को शास्त्र और शस्त्र दोनों की शिक्षा मिले। इसलिए उन्होंने प्रताप को मेवाड़ के प्रसिद्ध आचार्य राघवेंद्र के गुरुकुल भेजने का निश्चय किया। आचार्य राघवेंद्र अपने समय के महान शिक्षाविद, धर्मयज्ञ और कुशल रणनीतिकार माने जाते थे। उन्होंने कई राजकुमारों को युद्ध कला, नीति और शासन के सिद्धांत सिखाए थे। महाराणा उदय सिंह ने स्वयं प्रताप को लेकर आचार्य राघवेंद्र के गुरुकुल की ओर प्रस्थान किया। जब वे गुरुकुल पहुंचे, तो वहां एक शांत और प्रकृति युक्त स्थान, जहां मिट्टी की झोपड़ियां, यज्ञशाला और नदी के किनारे ध्यानस्थ छात्र दिखाई दे रहे थे। गुरु आचार्य राघवेंद्र वहां ध्यान में लीन थे। उनके चेहरे पर ज्ञान और करुणा की चमक थी। महाराणा उदय सिंह ने प्रताप को आचार्य के चरणों में झुककर प्रणाम करने को कहा। प्रताप ने आदरपूर्वक झुककर अपने दोनों हाथों से गुरु के चरण स्पर्श किए। क्षण भर को आचार्य ने नेत्र खोले। उनकी दृष्टि में गंभीरता, शांति और अपार करुणा का भाव झलक रहा था। आचार्य ने प्रताप के सिर पर हाथ रखा और आशीर्वाद दिया, दीर्घायु भव, धर्मिष्ठ भव, आयुष्मान भव। गुरु की वाणी में ऐसी शक्ति थी कि पूरा वातावरण एक क्षण के लिए स्थिर हो गया। प्रताप के भीतर एक अद्भुत शांति और ऊर्जा का अनुभव हुआ, जैसे किसी ने उनके हृदय में एक ज्योति प्रज्वलित कर दी हो। थोड़ी देर मौन रहकर आचार्य ने मधुर स्वर में कहा, बालक, पहले अपने बारे में बताओ। कौन हो तुम? कहां से आए हो? और किस उद्देश्य से ज्ञान प्राप्त करने आए हो? इस पर महाराणा उदय सिंह आगे बढ़े। उनके स्वर में गर्व भी था और कोमलता भी। आचार्य जी, यह मेरा पुत्र प्रताप है। बचपन से ही इसका स्वभाव निराला है। यह पर्वतों पर चढ़ता है और नदी के प्रवाह में जीवन ढूंढता है। यह बालक निर्भीक है, न अंधकार से डरता है, न परिश्रम से पीछे हटता है। इसकी जिज्ञासा इतनी गहरी है कि हर तारे, हर पत्ते से प्रश्न करता है। परंतु अब इसका समय है कि यह अपने इस उत्साह को ज्ञान और अनुशासन के मार्ग पर लगाए। इसी उद्देश्य से मैं इसे आपके यहां लाया हूं। उदय सिंह की वाणी में भावनाओं की एक लहर थी। एक राजा बोल रहा था, पर उस पल वह केवल एक पिता था। आचार्य राघवेंद्र ने ध्यान से प्रताप की ओर देखा और कहा, आपका पुत्र केवल तेजस्वी नहीं, उद्देश्यवान भी है। इस बालक में जो प्रकाश है, वह एक दिन असंख्य दीपों को आलोकित करेगा। महाराणा उदय सिंह ने कहा, बस यही मेरी प्रार्थना है। आचार्य जी, आप इसे ऐसा घड़िए कि यह धर्म, मर्यादा और वीरता तीनों का आदर्श बने। महाराणा उदय सिंह की बात सुनकर आचार्य राघवेंद्र मुस्कुराए। उनकी आंखों में गर्व और स्नेह दोनों झलक रहे थे। उन्होंने धीरे से प्रताप के सिर पर हाथ रखा और बोले, मैं केवल शिक्षा ही नहीं दूंगा, बल्कि इसे ऐसा बनाऊंगा कि ये आने वाली पीढ़ियों के लिए मिसाल बने। राणा जी, ये आज से केवल आपका बेटा ही नहीं, बल्कि मेरा शिष्य भी है। आज आप इनको अपने साथ महल लेकर जा सकते हो, परंतु कल से प्रताप को सूर्य उदय होने से पहले यहां आना होगा, क्योंकि जो शिष्य सूर्य से पहले उठता है, वही सच्चे अर्थों में ज्ञान की राह पर चलता है। प्रताप ने सिर झुकाकर जी गुरुदेव कहा। उसकी आंखों में उत्सुकता और अनुशासन की पहली झलक थी। गुरुकुल से लौटते समय प्रताप बार बार पीछे मुड़कर देखता रहा। वह सोच रहा था, कल से मेरा नया दिन शुरू होगा। गुरुजी क्या सिखाएंगे? मुझे क्या करना होगा? अगली सुबह सूरज निकलने से पहले ही प्रताप की आंखें खुल गईं। पहली बार वह इतनी जल्दी उठा था। प्रताप ने स्नान किया और अपने पिता महाराणा उदय सिंह और माता जयवंताबाई रानी के चरण स्पर्श किए
और गुरुकुल की तरफ चल दिए। गुरुकुल पहुंचते ही प्रताप ने देखा, कुछ शिष्य झाड़ू लगा रहे थे, कुछ लकड़ी जमा कर रहे थे और कुछ नदी से जल लेकर लौट रहे थे। हर कोई अपने कार्य में व्यस्त था। प्रताप ने आकर आचार्य जी के चरण स्पर्श किए। आचार्य ने मधुर स्वर में कहा, दीर्घायु भव प्रताप, स्वागत है तुम्हारा गुरुकुल में। और आचार्य जी ने सभी शिष्यों को बुलाया और सभी को प्रताप का परिचय करवाया। शिष्यों ने उसे देखा और धीरे धीरे आपस में कहा, ये तो कुंवर प्रताप हैं, महाराणा उदय सिंह के पुत्र। लेकिन आचार्य ने तुरंत कहा, यहां कोई राजपुत्र या सेवक नहीं है, यहां सब समान हैं, सब शिष्य हैं। प्रताप ने आचार्य के शब्दों को ध्यान से सुना। उसने देखा कि गुरुकुल के सभी शिष्य साधारण कपड़े पहने हुए थे। आचार्य ने सभी शिष्यों की ओर देखकर कहा, आज से हम सब एक परिवार हैं। यहां कोई बड़ा या छोटा नहीं, केवल ज्ञान और अनुशासन से बड़ा होता है। प्रताप, तुम्हारे भीतर बहुत कुछ सीखने और समझने की क्षमता है, पर सबसे पहले हमें अपने जीवन के नियम सीखने होंगे। आज से तुम सबकी दिनचर्या शुरू होगी। पहले अभ्यास का समय ध्यान, फिर शारीरिक अभ्यास, उसके बाद लेखन और विद्या का अध्ययन। याद रखो, केवल वही सफल होता है जो नियमों का पालन करता है। उस दिन से प्रताप का नया जीवन शुरू हुआ। कठिन अभ्यास, नए नियम और मित्रों के साथ जीवन की पहली असली परीक्षा। अगली सुबह सभी शिष्य आंगन में जमा हुए। आचार्य जी ने कहा, आज से आपका पहला अभ्यास शुरू होता है, शारीरिक प्रशिक्षण। यह केवल ताकत बढ़ाने के लिए नहीं, बल्कि अनुशासन और धैर्य सिखाने के लिए है। प्रताप ने देखा कि बाकी सभी शिष्य पहले से ही तैयार थे। उन्होंने नंगे पैर जमीन पर दौड़ने की तैयारी कर रखी थी। प्रताप ने सोचा, महल में कभी इतना कठिन अभ्यास नहीं किया, लेकिन उसने अपना सिर हिलाकर तैयार होने का इशारा किया। आचार्य जी ने सामने खड़े होकर कहा, जितनी तेजी से तुम दौड़ोगे, उतना तुम्हारा मन और शरीर मजबूत होगा। पर ध्यान रहे, कोई छल कपट नहीं। अगर गिरोगे, उठकर फिर दौड़ना होगा। प्रताप ने दौड़ शुरू की। पहले कुछ कदम तो सहज लगे, लेकिन जैसे जैसे दूरी बढ़ी, थकान ने उसे पकड़ लिया। सांस फूलने लगी, पैरों में दर्द हुआ। उसके सामने कुछ साथी पहले ही आगे बढ़ चुके थे। प्रताप ने खुद से कहा, मैं हार नहीं मानूंगा। वह धीरे धीरे अपनी गति बढ़ाने लगा। आचार्य जी लगातार उसे प्रोत्साहित कर रहे थे, लेकिन साथ ही सख्ती भी दिखा रहे थे। प्रताप, यही समय है, जो संघर्ष में टिकेगा वही मजबूत बनेगा। डर को पीछे छोड़ो। प्रताप ने गहरी सांस ली, अपनी आंखें बंद की और फिर और तेजी से दौड़ने लगा। अंततः वह अपनी पूरी ताकत के साथ उसने दौड़ पूरी कर ली। बाकी शिष्यों ने उसे देखकर सराहना की और प्रताप के भीतर एक नया विश्वास जागा। उस दिन प्रताप ने पहला सबक सीखा, शारीरिक शक्ति से भी ज्यादा महत्वपूर्ण मानसिक दृढ़ता है। शाम को जब सभी शिष्य अभ्यास खत्म करके बैठे थे, आचार्य जी ने प्रताप के पैरों की तरफ देखा। प्रताप के पैरों से खून निकल रहा था। जब प्रताप नंगे पैर दौड़ लगा रहे थे, तब बहुत से कांटे उनके पैर में चुभ गए थे, जिसके कारण प्रताप के पैरों से खून निकल रहा था। आचार्य जी ने यह सब देखकर भी प्रताप के लिए कोई सहानुभूति नहीं दिखाई और मुस्कुराकर कहा, आज प्रताप ने केवल दौड़ पूरी नहीं की, बल्कि यह दिखा दिया कि साहस और धैर्य से कोई भी कठिनाई पार की जा सकती है। प्रताप ने अपने पैरों की ओर देखा। थोड़ी थकान थी, लेकिन मन में गर्व और उत्साह भी था। उसने महसूस किया कि यह सिर्फ शुरुआत है और उसके सामने अब और भी बड़े और कठिन परीक्षण आने वाले हैं। अगले ही दिन सुबह गुरुकुल का आंगन एक बार फिर उत्साह से भर गया। आज आचार्य जी ने घोषणा की, आज हम शारीरिक शक्ति नहीं, कौशल की परीक्षा लेंगे। हर शिष्य अपनी विद्या दिखाएगा। कोई धनुर्विद्या में निपुण है, कोई तलवारबाजी में, कोई भाला चलाने में, और आज प्रताप भी इसमें भाग लेगा। प्रताप के चेहरे पर हल्की मुस्कान आई। तलवार और धनुष तो उसके प्रिय थे। महल में वह पहले भी अभ्यास कर चुका था, लेकिन यहाँ का वातावरण अलग था। कोई रक्षक नहीं, कोई विशेष सुविधा नहीं, केवल मिट्टी का मैदान और सच्चा परिश्रम। सबसे पहले गुरुकुल के सबसे वरिष्ठ शिष्य व्यासनाथ ने प्रदर्शन किया। उनके हाथों में धनुष ऐसे थमा था जैसे सालों की साधना का परिणाम हो। उन्होंने 5 बाण छोड़े और पांचों लक्ष्य के केंद्र पर लगे। सभी शिष्यों ने तालियां बजाईं। फिर आचार्य ने कहा, अब प्रताप की बारी। प्रताप आगे बढ़ा।
उसने धनुष उठाया और गहरी सांस ली। सबकी नजरें उस पर थीं। उसने पहला बाण छोड़ा, सीधा लक्ष्य के पास जाकर धंस गया, पर केंद्र से थोड़ा दूर। दूसरा बाण थोड़ा डगमगाया, तीसरे में हाथ कांप गया। पीछे से कुछ शिष्य मुस्कुराने लगे। एक ने धीरे से कहा, राजकुमार है, मैदान का नहीं, महल का। ये काम इनसे नहीं हो पाएगा। प्रताप ने वह आवाज सुनी, पर कुछ बोला नहीं। उसने आंखें बंद की और आचार्य के शब्द याद किए, धैर्य और मन की स्थिरता ही सच्चा कौशल है। उसने तीसरा बाण उठाया और इस बार मन शांत कर लिया। उसने धीरे से छोड़ा। बाण सीधे जाकर लक्ष्य के केंद्र में जा लगा। तालियों की आवाज से पूरा गुरुकुल गूंज उठा। आचार्य मुस्कुराए बोले, प्रताप, यही है एक सच्चे योद्धा की पहचान। असफलता के बाद भी स्थिर रहना। अब आपका अगला अभ्यास होगा। तलवारबाजी में व्यासनाथ और प्रताप को आमने सामने लाया गया। व्यासनाथ ने मुस्कुराते हुए कहा, प्रताप, अब देखते हैं तुम्हारी तलवार कितनी तेज है। दोनों ने अपनी लकड़ी की तलवारें उठाईं। मुकाबला शुरू हुआ। पहले ही वार में व्यासनाथ ने तेजी दिखाई। प्रताप ने उसे रोका। कुछ ही क्षणों में दोनों के बीच लकड़ी की तलवारों की थक थक से पूरा गुरुकुल गूंज उठा। प्रताप के हाथ थोड़े थकने लगे, पर प्रताप ने हार नहीं मानी और अचानक प्रताप ने मौका देखकर एक वार किया और व्यासनाथ की तलवार जमीन पर जा गिरी। चारों ओर तालियों की आवाज गूंज उठी। आचार्य ने संतोष से कहा, बहुत अच्छा प्रताप, याद रखो, जीत का अर्थ दूसरों को हराना नहीं, खुद पर विजय पाना है। तभी प्रताप ने मुस्कुराते हुए व्यासनाथ को प्रणाम किया और कहा कि आपकी वजह से ही मैं आज कुछ सीख पाया हूं। उस दिन से व्यासनाथ और प्रताप के बीच न केवल प्रतिस्पर्धा रही, बल्कि गहरी मित्रता भी हो गई। आचार्य जी ने सभी शिष्यों से कहा, आप सबने देखा, प्रताप ने सही समय पर निर्णायक वार किया। यानी उसने ताकत या जल्दबाजी नहीं दिखाई, बल्कि धैर्य और समझदारी से सही क्षण की प्रतीक्षा की और फिर वार किया, जिससे प्रताप की विजय हुई। इससे आप सबको शिक्षा लेनी चाहिए कि किसी भी कार्य को करने में जल्दबाजी नहीं दिखानी चाहिए, बल्कि धैर्य और समझदारी से सही क्षण की प्रतीक्षा करनी चाहिए। जल्दबाजी में किया गया कार्य नुकसानदायक हो सकता है। ऐसे ही गुरुकुल में दिन बीतते गए। प्रताप अब सभी शिष्यों में आचार्य जी का प्रिय था। एक दिन जब प्रताप गुरुकुल से महल जा रहे थे तो रास्ते में एक गांव पड़ता था। उसने देखा कि एक महिला रो रही थी। उसके पास पूरे गांव की महिलाएं और पुरुष खड़े थे। तो प्रताप ने रोती हुई महिला से पूछा, क्या हुआ जीजी, क्यों रो रही हो? भीड़ में खड़ा एक व्यक्ति बोला, बाबूजी राज, इस बेचारी के बच्चे को वो नरभक्षी बाघ जंगल में उठा ले गया है। कई दिनों से यही हो रहा है, कोई कुछ नहीं कर पा रहा। लगता है यही हमारी नियति है। यह सुनकर प्रताप की आंखों में क्रोध की अग्नि जल उठी। उन्होंने दृढ़ स्वर में कहा, नियति नहीं, पुरुषार्थ लिखा होता है हर इंसान के हाथ में। अगर बाघ निर्दोष लोगों और बच्चों को उठा रहा है तो उसे रोकना मेरा कर्तव्य है। गांव वाले एक दूसरे की ओर देखने लगे। इतना साहस वो भी एक बालक में। एक बुजुर्ग आगे आया और बोला, बाऊजी राज, वो जंगल भीलों का है। वे अपने क्षेत्र में किसी बाहरी को आने नहीं देते और उसी जंगल में वह नरभक्षी रहता है। गांव के कई लोग उसे मारने गए, पर कोई भी लौटकर नहीं आया। प्रताप ने शांत किंतु दृढ़ स्वर में कहा, अगर वो जंगल भीलों का है तो क्या बाघ भी उनका साथी है? जब तक वो नरभक्षी बाघ किसी मां की गोद उजाड़ेगा, मैं चैन से नहीं बैठूंगा। यह कहकर उन्होंने अपनी छोटी तलवार कमर में बांधी, कंधे पर धनुष रखा और जंगल की तरफ चल पड़े। गांव वालों ने उन्हें रोकने के बहुत प्रयास किए, पर प्रताप नहीं रुके। गांव वाले कह रहे थे, मत जाओ बाऊजी राज, वहां बहुत खतरा है, मत जाओ। बाऊजी राज पर प्रताप न रुके न डरे। तभी गांव वालों ने महाराणा उदय सिंह को यह सूचना देने के लिए गांव के एक व्यक्ति को महल की ओर भेज दिया कि बाऊजी राज प्रताप नरभक्षी बाघ मारने भीलों के जंगल में चले गए हैं। उधर प्रताप जंगल में थोड़ी ही भीतर गए थे तो भीलों ने प्रताप पर तीर चलाने शुरू कर दिए। प्रताप ने इधर उधर देखा, पर कोई दिखाई नहीं दे रहा था। कौन तीर चला रहा है? भील पेड़ों पर बैठकर छुपकर वार करते थे। वह कभी सामने आकर वार नहीं करते थे। प्रताप बोल रहे थे, सामने आओ, क्यों कायरों की तरह वार कर रहे हो? हिम्मत है तो सामने आकर लड़ो मुझसे। तभी भीलों ने जाल फेंका और प्रताप को बंदी बना लिया और पकड़कर अपने सरदार राणा पूंजा के पास ले गए।
राणा पूंजा ने प्रताप से जंगल में आने का कारण पूछा, तो प्रताप ने बताया कि नरभक्षी बाघ गांव के एक बच्चे को जंगल में उठाकर ले आया है। मैं उसे बचाने आया हूं। प्रताप के मुख से ये बात सुनकर सब हंस पड़े। राणा पूंजा मुस्कुराए और बोले, ये काम तुम करोगे? यहां आने पर भी तुम अभी तक जिंदा हो, यही बहुत है। हमारे जंगल में कोई बाहरी अगर आ जाता है तो वो जिंदा वापस नहीं जाता। यही हमारे जंगल का नियम है। अगर आप जानना चाहते हैं आगे क्या हुआ, तो कमेंट में लिखें पार्ट 2 और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।